വനഭോജന യാത്രയുടെ ഈ സ്വീകരണ സമ്മേളനത്തെ അഭിസംബോധന ചെയ്യുവാനായി ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ദേശീയ അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ അമിത്ഷായെ നിങ്ങളുടെ ഓരോരുത്തരുടെയും പേരിൽ ഞാൻ ഈ വേദിയിലേക്ക് സ്നേഹപൂർവ്വം ക്ഷണിക്കുകയാണ്. പ്രസംഗം പരിഭാഷപ്പെടുത്തുവാൻ ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ മുൻ സംസ്ഥാന അധ്യക്ഷൻ ശ്രീ വി മുരളീധരൻ അവരുകളെയും ക്ഷണിക്കുന്നു. भारत माता की। अरे जरा जोर से बोलिए, बंगाल तक आवाज जानी चाहिए. കുറച്ചുകൂടി ഉറക്കെ വിളിക്കാൻ ബംഗാൾ വരെ ആ ശബ്ദം എത്തണം. भारत माता की। मंच पर उपस्थित केरल भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष श्री राजशेखरन जी, भारत सरकार के हेल्थ मिनिस्टर श्री जगत प्रकाश नड्डा जी, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव श्री एच राजा जी, हमारे संगठन मंत्री श्री संतोष जी, केरल भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता श्री ओ राजगोपाल जी, भारतीय जनता पार्टी के चुनाव प्रबंधन कमेटी के संयोजक श्री वी मुरलीधरन जी, श्री पीएस सिद्धार्थन पिल्लई जी, श्री जोश चेम्बरी जी, पीसी थॉमस जी, और आज के कार्यक्रम में मंच पर बैठे हुए जिला और प्रदेश के सभी वरिष्ठ अधिकारीगण और आज के कार्यक्रम में इस विमोचन यात्रा में आए हुए भाइयों बहनों और सभी कार्यकर्ता बंधु भगिनियों, सबसे पहले जिनके नेतृत्व में ये यात्रा चल रही है, ये हमारे भारतीय जनता पार्टी के केरल प्रदेश के अध्यक्ष श्री राजशेखरन जी को नए अध्यक्ष नियुक्त होने के लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं. 2 महीने बाद ये महान केरल प्रदेश ये फैसला करने वाला है कि अगले 5 साल के लिए इस केरल की प्रदेश की सरकार कौन पार्टी के हाथ में होगी और किस व्यक्ति के हाथ में होगी. 2 മാസങ്ങൾക്കകം ഈ കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 വർഷക്കാലം ആര് ഭരിക്കണം, ഏത് പാർട്ടി ഭരിക്കണം, ആരുടെ നിയന്ത്രണത്തിലായിരിക്കണം ഭരണം നടക്കേണ്ടത് എന്നുള്ളത് തീരുമാനിക്കാൻ പോവുകയാണ്. और मुझे विश्वास है कि केरल में 5 साल के लिए जो सत्ता परिवर्तन चुनाव के माध्यम से होने वाला है, इसमें केरल की जनता परिवर्तन करना चाहती है. എനിക്ക് പൂർണ്ണ വിശ്വാസമുണ്ട്. കേരളത്തിൽ അടുത്ത 5 വർഷക്കാലം ആര് ഭരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചിട്ടുള്ള തീരുമാനമെടുക്കുമ്പോൾ കേരളത്തിലെ ജനങ്ങൾ ഒരു രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനത്തിനുള്ള തീരുമാനമാണ് എടുക്കാൻ പോകുന്നത് എന്ന്. मगर जब मैं परिवर्तन कहता हूं तो परिवर्तन कैसा होगा इसके लिए भी मैं कहना चाहता हूं. मित्रों, केरल प्रदेश बहुत संभावनाओं से भरा हुआ प्रदेश है, मगर हर बार यहां यूडीएफ जाती है तो एलडीएफ आती है, और एलडीएफ जाती है तो यूडीएफ आती है. ये एलडीएफ यूडीएफ एलडीएफ यूडीएफ यूडीएफ एलडीएफ केरल का किसी ने भला नहीं किया है. ഈ രാഷ്ട്രീയ പരിവർത്തനം എങ്ങനെയായിരിക്കണം എന്നുള്ളതിനെ സംബന്ധിച്ചുകൂടി ഞാൻ സൂചിപ്പിക്കാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മാറ്റമുണ്ടാകാറുണ്ട്. ഇടതുപക്ഷത്ത് നിന്ന് യുഡിഎഫിലേക്ക്, യുഡിഎഫിൽ നിന്ന് വീണ്ടും ഇടതുപക്ഷത്തിലേക്ക്, ഇങ്ങനെ മാറിയും മറിഞ്ഞും ഇടതുപക്ഷവും യുഡിഎഫും മാറി മാറി ഭരിക്കുന്ന സാഹചര്യം, ആ സാഹചര്യം കേരളത്തിന് ഒരു പ്രയോജനവും ഇതുവരെ ചെയ്തിട്ടില്ല. यूडीएफ हो या एलडीएफ, इस केरल को देश
देश के नक्शे पर नहीं बिठा सकते। अगर केरल को देश के सभी राज्यों से की तरह विकसित होना है, सभी समस्याओं से निजात पानी है, तो केरल के अंदर भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व में एक सरकार बनाने की जरूरत है, तभी सभी समस्याओं का समाधान हो सकता है। तो हिंसा करते हैं और कांग्रेस आती है तो भ्रष्टाचार और हिंसा दोनों करते हैं। अगर भारतीय जनता पार्टी आती है तो ना हिंसा होगी, ना भ्रष्टाचार होगा, कानून का राज केरल के अंदर स्थापित होगा। ഇടതുപക്ഷം ഭരണത്തിൽ വരുമ്പോൾ കേരളം അക്രമത്തിന്റെ നാടായിട്ട് മാറുന്നു. കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണത്തിൽ കേരളം അഴിമതിയുടെ കൂത്തരങ്ങായിട്ട് മാറുന്നു. ഭാരതീയ ജനതാ പാർട്ടിയുടെ ഭരണത്തിൽ മാത്രമേ നിയമവാഴ്ച നിലനിർത്താൻ, നിയമവാഴ്ചയുള്ള ഭരണം നിലനിർത്താൻ അങ്ങനെയുള്ള ഒരു ഭരണം കൊണ്ടുവരാൻ സാധിക്കുകയുള്ളൂ. लेफ्ट और कांग्रेस दोनों पार्टियों ने केरल के अंदर वोट बैंक की राजनीति कर अपीसमेंट की राजनीति कर बहुत सारे लोगों के साथ अन्याय किया है। अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो मैं केरल की जनता को आश्वस्त करना चाहता हूं, किसी के साथ अन्याय नहीं होगा, सबके साथ समान व्यवहार होगा। ये यूडीएफ और एलडीएफ की अपीसमेंट पॉलिसी ने केरल के बहुत बड़े जनसमूह के हिस्से को अन्याय सहने के लिए मजबूर किया है। आजादी के 60 साल के बाद भी केरल के अंदर भेदभाव युक्त व्यवहार होता है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनती है तो सबके साथ न्याय करेगी, किसी का भी तुष्टीकरण न करने का भारतीय जनता पार्टी का नीति है। मित्रों, देश की जनता ने यूपीए 1 में एक संयुक्त मैंडेट दिया है, जिसमें कांग्रेस और कम्युनिस्ट दोनों सत्ता पर आए थे। कांग्रेस की सरकार कम्युनिस्टों के सहयोग से चलती थी और 10 साल तक यूपीए 1 और यूपीए 2 चला। उसका परिणाम क्या है? देश की जनता के सामने 12 लाख करोड़ रुपए का भ्रष्टाचार आया और देश को तबाह कर यूपीए ने रख दिया। और मित्रों, मैं फिर से एक बार कहता हूं कि कम्युनिस्ट और कांग्रेस केरल में तो आमने सामने दिखाई पड़ते हैं, एक दूसरे के सामने लड़ते हुए दिखाई पड़ते हैं, मगर कलकत्ता के अंदर, पश्चिम बंगाल के अंदर दोनों के बीच में इलू इलू चल रहा है। ഒരു കാര്യം നിങ്ങളോട് തുറന്നു പറയാൻ ആഗ്രഹിക്കുകയാണ്. കേരളത്തിൽ മാർക്സിസ്റ്റ് പാർട്ടിയും കോൺഗ്രസും തമ്മിൽ അവർ രണ്ടുപേരും തമ്മിൽ രണ്ട് വിരുദ്ധ ചേരികളിൽ നിന്നുകൊണ്ട് ഏറ്റുമുട്ടുന്ന ഒരു ചിത്രമാണ് ജനങ്ങളുടെ മുന്നിൽ അവർ അവതരിപ്പിക്കുന്നത്. പക്ഷേ കൽക്കത്തയിലെത്തുമ്പോ അവരേറ്റ ഉറ്റ ചങ്ങാതികളാണ്, അവരടുത്ത സുഹൃത്തുക്കളാണ്. इसलिए मैं आप सबको अपील करने के लिए दिल्ली से आया हूं कि केरल की जनता इस पर भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में एक निर्णायक मैंडेट दे, वरना यहां पर भी यूपीए की तरह एक संयुक्त सरकार बन सकती है। अगर यूपीए की तरह संयुक्त सरकार नहीं बनानी है, कांग्रेस नहीं चाहिए, कम्युनिस्ट नहीं चाहिए, तो केरल की जनता के सामने एकमात्र विकल्प है नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनाना। मित्रों, अभी जो कांग्रेस की सरकार केरल में चल रही है, मुझे लगता है इन्होंने भ्रष्टाचार और सरकार दोनों को पर्याय बना दिया है। इतने सारे घोटाले हुए हैं कि अगर मैं नाम गिनाने जाऊं तो ये अपनी सभा 4 दिन तक लंबी करनी पड़ेगी। इतने घोटाले एक कांग्रेस सरकार ने किए। കേരളത്തിൽ ഇപ്പോ കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണമാണ് നടക്കുന്നത്. കോൺഗ്രസിന്റെ ഭരണം എന്നുള്ളത് അഴിമതിയുടെ പര്യായമായിട്ട് മാറിയിരിക്കുകയാണ്. അവർ കാണിച്ചിട്ടുള്ള അഴിമതികളുടെ പട്ടിക എടുത്ത് വായിച്ചാൽ 4 ദിവസം ഈ പൊതുയോഗം നീട്ടേണ്ടി വരും. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ അതിന് മുതിരുന്നില്ല.
मित्रों, त्रावणकोर टिटेनियम घोटाला हो, सौर ऊर्जा का घोटाला हो, नर्सिंग चीटिंग का घोटाला हो, पीडब्ल्यू डिपार्टमेंट के घोटाले हो, शिक्षा विभाग के घोटाले हो, इतने सारे घोटाले 5 साल के समय में एक कांग्रेस सरकार ने किए हैं कि केरल की तिजोरी का आधा पैसा इन कांग्रेसी नेताओं के घर पे पहुंच गया है। कांग्रेस ने जो भ्रष्टाचार किया है, इससे केरल की जनता उसको जानती है। और कम्युनिस्टों को भी मैं पूछना चाहता हूं कि देश में सबसे पहली सरकार अगर कम्युनिस्ट सरकार दी है तो केरल की जनता ने दी थी। मगर आपने उस वक्त जो बातें करी थी, जरा उसको याद करिए। धर्म के खिलाफ बात कर आप सत्ता पर आए थे। आज कम्युनिस्ट जन्माष्टमी मना रहे हैं, विवेकानंद जयंती मना रहे हैं, बंगाल में दुर्गा पूजा कर रहे हैं। और बुद्धदेव भट्टाचार्य जब सत्ता पर थे तो कहते हैं मैं तो पूंजीवादी हूं, मूढ़ीपति हूं। इन कम्युनिस्टों ने एक भी सिद्धांत को बचाया नहीं है। सत्ता प्राप्त करने के लिए धीरे कांग्रेस का एक अलग स्वरूप बनकर एक कम्युनिस्ट पार्टी रह गई है। मित्रों, पूरी दुनिया में से कम्युनिस्ट आंदोलन खत्म हो गया है और पूरे देश में से कांग्रेस पार्टी खत्म हो गई है। अब कम्युनिस्ट और कांग्रेस केरल का भला नहीं कर सकती, केरल को आगे नहीं बढ़ा सकती। भारतीय जनता पार्टी पूर्ण बहुमत के साथ केंद्र में बैठी है। हम चाहते हैं कि केरल का भी विकास हो, केरल की सारी समस्याओं का समाधान हो। हजारों लोग केरल छोड़ के जो विदेश जा रहे हैं, वो बच्चों को यहां रोजगारी मिले, रबर की समस्या का समाधान हो, केरल के अंदर अच्छा इंफ्रास्ट्रक्चर हो। मगर वो करने के लिए हमें आपकी सहायता चाहिए, आपका मैंडेट चाहिए। यहां पूर्ण बहुमत की भारतीय जनता पार्टी की सरकार चाहिए। 1975 में श्रीमती इंदिरा गांधी ने एक नारा दिया था, गरीबी हटाओ। और आज भी राहुल गांधी कहते हैं गरीबी हटाओ। 3 पीढ़ी से कांग्रेस पार्टी गरीबी को नहीं हटा सकी। गरीबी हटाने की उनमें इच्छा ही नहीं थी। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने जो 60 साल में गरीबी हटाने के लिए नहीं किया है, वो भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने 1.5 साल के अंदर काम किया है। ये गरीबों की सरकार है मित्रों। भारतीय जनता पार्टी की सरकार गरीबों की सरकार है। देश के 60 साल की आजादी के बाद भी 60 करोड़ परिवार ऐसे थे कि जिनके घर में एक भी बैंक अकाउंट नहीं था। ये गरीब परिवार थे। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जनधन योजना को इजाद कर उसको लागू कर देश में 20 करोड़ परिवारों के अंदर पहली बार बैंक अकाउंट पहुंचाने का काम किया है। और देश के गरीब को देश के अर्थतंत्र के साथ जोड़ने का काम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया है। मुद्रा बैंक की योजना के माध्यम से 10,000 से 10 लाख तक जिन गरीब युवाओं को स्वरोजगारी के लिए लोन चाहिए था, ऐसे 45 लाख लोगों को 100 करोड़ की लोन देने का काम एक भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने 1 साल के अंदर पूरा किया है। सिर्फ 12 रुपये के प्रीमियम में देश के 10 करोड़ से ज्यादा गरीब लोगों को 1 साल में 2 लाख रुपए का एक्सीडेंट बीमा देने का काम ये नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है। स्किल इंडिया, स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, इन सारी योजनाओं के माध्यम से बेरोजगार युवाओं के लिए रोजगारी देने का काम ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। मित्रों, देश की कृषि के विकास के लिए जहां जहां देश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, हर जगह पे कृषि विकास दर 10% के आसपास है। और भारतीय जनता पार्टी की सरकार केंद्र में बनी, नरेंद्र मोदी देश के प्रधानमंत्री बनने के बाद
उसी विकास के लिए 60 साल में नहीं लिए गए, इस प्रकार के काम किए गए।